हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बच्चों देखने वाला है सर्कुलर मोशन के सारे ही एचसीवी के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसमें बेसिकली हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे स्लाइड्स है, वो स्लाइड्स में हर एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी करते जाएंगे। अब इसमें आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है, आपको बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस है, अब जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है नया क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज कर दो एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि जितने क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं, तो उसके आप सॉल्यूशंस देख लो। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, बस उसी क्वेश्चन को आपको दोबारा फिर से रिपीट करना है। तो इसी तरीके से आपकी दोनों चीजें हो जाएगी। एक तो जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, आपको जितने क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर से करने की भी जरूरत नहीं है, एंड जो नहीं आ रहा है वो भी हमें विथ सॉल्यूशन सारी चीजें पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं। रेडी हो सब लोग? पेन एंड पेपर जो भी है, फिर बुक या जो भी है वो लेकर बैठना। लेटे हुए या फिर हम कहीं, टीवी भी शुरू है, ये वीडियोस भी शुरू है, इस तरीके से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी नोटबुक एंड पेन दोनों ही चीजें साथ में रखना। एंड अगर आपके पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल है अगर एचसीवी की, तो वो भी साथ में आप रख सकते हो, जिसकी वजह से आप टिक मार्क कर पाओ कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। एंड एक और बात, अगर ये चीज जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे मैं भेज दूंगा। तो आपको बस उसमें ग्रुप में जुड़ जाना है, जिसकी वजह से इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज the acceleration of the moon with respect to earth from the following data. We have to find the acceleration of moon around the earth with respect to earth. हमें डेटा दिया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि दिस इज अवर अर्थ, और ये अर्थ के अराउंड में मून जो है वो रोटेट कर रहा है। अब हमसे क्या कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इन दोनों के बीच में, अर्थ एंड मून के बीच में डिस्टेंस इज 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 3.85 इंटू, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁸ मीटर। तो ये अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें मिल गया 3.85 इंटू 10⁸। और हमें दिया है टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम, दैट इज बेसिकली टाइम पीरियड, दैट इज 27.3 डेज। अब ये जो टाइम है उसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए सेकंड्स में। अब ये सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो। वन डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स एंड एक 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ये टोटल आपका टाइम पीरियड हो गया 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब हमें ये देखो, ये मून जो है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब ये जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तब एक्सेलरेशन होता है हमारा v² अपॉन r। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। तो एक सर्कल कंप्लीट करने पर डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? डिस्टेंस हो जाएगा वन सरकमफरेंस, दैट इज 2πr डिवाइड बाय टाइम। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम जो लगा, दैट इज बेसिकली टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज t, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो ये हो जाएगा 4π² t² इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन मिल जाएगा 4π²r/t²। तो ये हो गया 4π²r/t²।
4 एज इट इज, पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर। रेडियस का मतलब है इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उतनी ही रेडियस से ये सर्कल में मूव करेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.85 इंटू 10 पावर 8। तो ये हो जाएगा 3.85 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम इज 27.3 डेज। तो ये हो जाएगा 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट ये कैलकुलेटिव चीजें भी एचसीवी में होती है। आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी, ये करने से थोड़ी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां से आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दी। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। हमें निकालना है कि कोई अर्थ है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ और ये हो गया आपका इक्वेटर। अब कोई पार्टिकल इज प्लेस्ड एट इक्वेटर और हमें निकालना है कि जो इक्वेटर पे पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। द डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12800 किलोमीटर। सो दिस इज बेसिकली, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 12800 इंटू 10 पावर 3 मीटर एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू अर्थ टू कंप्लीट। टाइम कितना लग रहा है, ये एक सर्कल कंप्लीट करने पर टाइम लग रहा है 24 आवर्स। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं सेकेंड्स में, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, या फिर आप 60 इंटू 60 भी करो, जो भी करो, तो टाइम जो है वो इतनी सेकेंड्स है। हमें निकालना है एक्सिलरेशन, फिर से वही है। अब ये जो रोटेट कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से हम रोटेट कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी बच्चों, अब वेलोसिटी मतलब एक सर्कल जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें स्पीड कितनी है, अब वो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस एक सर्कल कंप्लीट करा मतलब क्या हुआ, जो ये हमने सरकमफरेंस कंप्लीट करा दैट इज 2 पाई आर एंड टाइम इज टाइम पीरियड डिवाइड बाय आर। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसल, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, 4 एज इट इज, पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। रेडियस, अब बच्चों डायमीटर हमें दिया है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा करना पड़ेगा। 128 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6400 किलोमीटर मतलब 10 पावर 3। तो इसकी रेडियस हो गई 6400 इंटू 10 पावर 3 या फिर 64 इंटू 10 पावर 5। दिस इज 64 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम कितना लगा है, ये रहा 24 इंटू 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर। तो ये हमें कैलकुलेट करने पर सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, जो भी ये पार्टिकल है उसका सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A particle moves in a circle with a radius 1 centimeter. Radius of particle is 1 centimeter and speed is given as 2 into t, where v is in centimeter per second. Okay, ये जो velocity है that is in centimeter per second, t is in second. We have to find the radial acceleration of particle at t equal to 1. तो सबसे पहले हम रेडियल एक्सिलरेशन निकालते हैं। अब सर ये रेडियल एक्सिलरेशन बच्चों और कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन को हम रेडियल एक्सिलरेशन भी कहते हैं। तो वो तो आसान होता है, क्या होता है फॉर्मूला, रेडियल एक्सिलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 इंटू
टाइम हमें दिया है दैट इज 1 सेकेंड, 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन या फिर रेडियल एक्सिलरेशन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल गया, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। अब बच्चों टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, इसका मतलब है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी इज 2t, 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टेंजेंशियल एक्सिलरेशन हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पास बेसिकली दो एक्सिलरेशन है, फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन एंड नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। अब मैं अगर यहां पर ये दिखाऊं कि कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, मान लो यहां से, अब उसका सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन या फिर रेडियल एक्सिलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर, एंड टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की डायरेक्शन होती है टेंजेंट या फिर टेंजेंट की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब यहां पे दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो ये नेट एक्सिलरेशन आपका हो जाएगा, जब दोनों दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तब ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सो इट विल बी AC स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 4 दैट इज √20, ये हो गया √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेट एक्सिलरेशन आपका हो जाएगा √20। तो तीनों ही एक्सिलरेशन हमने निकाल लिए। इनकेस आपको एंगल पूछा होता कि नेट एक्सिलरेशन का एंगल, तो यहां से आप tan थीटा कर सकते थे 80 डिवाइड बाई AC, इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पर इनकेस अगर आपको नेट एक्सिलरेशन की डायरेक्शन पूछिए तो आप tan थीटा 80 बाई AC कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 4. A scooter weighing 150 kg together with its rider moving with this speed, that is 36 km per hour. It will take a turn of a radius 30 meter with horizontal force on the scooter is needed to make this turn possible. अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया एक स्कूटर है, द मास ऑफ स्कूटर, mass of scooter is 150 kg. This scooter is moving with a velocity of 36 km per hour, that is 36 into 5 divided by 18, it will be 10 meter per second. रेडियस जो हम टर्न ले रहे हैं उसकी रेडियस ऑफ जो भी रोड है उसकी रेडियस दी है हमें 30 मीटर। तो हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज नीडेड फॉर टू मेक दिस टर्न पॉसिबल। This is our road, and the scooter is moving in this road. The radius of this turn, ये जो टर्न हो रहा है पूरा, उसकी रेडियस इज 30 मीटर। यहाँ पे हमारा स्कूटर, और द स्कूटर इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको ध्यान से देखो तो ये जो टर्न ले रहा है वो एक्चुअल में एक सर्कुलर टर्न है। अब अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस टाइम पर उस पर लगने वाला एक्सिलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की फॉर्मूला होती है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। हाँ सर ये तो होती है, बहुत ही आसान होता है ये तो। वेलोसिटी क्या दी है 10, 10 का स्क्वायर तो हो गया सर 100, रेडियस सर 30, तो ये हो गया 30, 0 से 0 कट गया, तो ये तो आपको मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। पर सर हमें तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स।
अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इस एक्सीलरेशन की वजह से या फिर ये एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो कौन से फोर्स ने प्रोड्यूस करा होगा? तो सर वो फोर्स तो होता है F इज इक्वल टू एम ए, और एक्सीलरेशन हम कौन सा लेंगे? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मास इज 150 kg, एक्सीलरेशन इज 10 डिवाइड बाई 3, 3 5s are 15, 50 into 10, that is 500 Newton. So horizontal force which is needed in horizontal direction, the force needed is 500 Newton. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. If the horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by normal force by the rod, what should be the proper angle of banking? अब हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि यहां से जो ये हम टर्न ले रहे हैं, वो टर्न लेने के टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी हमने फोर्स अप्लाई करा है, वो फोर्स अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब इस केस में ये तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ये फोर्स लगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो फोर्स हुआ वो मतलब फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आया। अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। अब अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमें ये निकालना है कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है। मतलब कुछ इस तरीके से, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब रोड जो है वो कोई थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पे ये रोड इज एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ पे हमारा व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं, इस तरीके से हम जा रहे हैं, यहां से लेकर इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये जो है वो पूरा 30 डिग्री के जो सर्कुलर टर्न में जा रहा है, तो यहां से इसका सेंटर जहां पर भी होगा वहां की रेडियस कितनी हो गई? 30। तो मैं ये निकालना है व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब ये थीटा कितना है, ये थीटा हमें निकालना है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। एफबीडी ड्रॉ करने से ही हमें आइडिया लगेगा। अब ये हमारी कार है, ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है आपका बेसिकली नॉर्मल फोर्स। एक और फोर्स होगा ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा, दैट इज mg। अब ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सेंटर यहां पर कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से कुछ मूव करेगा। तो ये इस तरीके से जो मूव कर रहा है, तो कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा। अब वो फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हमें कोई कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स की बात करनी पड़ेगी। अब ये mg है, ये एंगल थीटा है, हमें ये पता है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा। mg का ये कंपोनेंट हो गया आपका, अच्छा mg ये कंपोनेंट नहीं ले रहा, ये एंगल थीटा है आपका। तो अब देखो ध्यान से, ये थीटा है तो ये सामने भी एंगल क्या हो गया? थीटा। नॉर्मल के कंपोनेंट ले रहा हूं क्योंकि मुझे फोर्स का ऐसा कंपोनेंट चाहिए कि जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो एन का नॉर्मल का ये कंपोनेंट दैट इज एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड एन साइन थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं करी है, तो मैंने कहीं पे फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करा। अब देखो एन साइन थीटा जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, सो एन साइन थीटा आपका हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि जो ये एन साइन थीटा है बेसिकली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो एन साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड एन कॉस थीटा इज mg। अब इन दोनों का अगर हम डिवाइड करें, तो ये दोनों को डिवाइड करने पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, ये दोनों को डिवाइड करने पर m एंड m कैंसिल हो गए, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो आपकी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अब देखो वेलोसिटी आपको कितनी दी है, द बाइक या फिर जो भी व्हीकल है, द स्कूटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज 30।
दिस इज 10 का स्क्वायर दैट इज 100, रेडियस इज 30 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टेन थीटा। ये जीरो एंड ये जीरो ने ये दोनों जीरो को मार दिया, तो टेन थीटा आपका हो गया 1/3 एंड थीटा हो गया आपका tan इनवर्स 1/3। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू मिली दैट वैल्यू इज बेसिकली tan इनवर्स 1/3। अब इस वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए 1/3 दैट इज 0.33, 0.33 के लिए थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A park has a radius of 10 meter if a vehicle goes around at an average speed of 18 meter per second। क्वेश्चन में हमें दिया है कि रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ पार्क इज 10 मीटर एंड इट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सो इट इज बेसिकली 18 into 5 divided by 18, 18 से 18 कैंसल, so speed is basically 5 meter per second। what should be the proper angle of banking? एंगल ऑफ बैंकिंग हमें निकालनी है, रेडियस दिया है, वेलोसिटी दी है। अब आगे हमने जो कैलकुलेशन करी है बच्चों, इसी को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला के जैसे। आप याद कर सकते हो कि जब बैंकिंग ऑफ एंगल हमें पूछा है तो वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, वही सेम एज इट इज चीज है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, वी स्क्वायर इज rg tan theta, velocity 5 का square that is 25, radius is 10, g की value 10 into tan theta, so tan theta is basically 25 upon 10 into 10 that is 100, so tan theta is 1/4, तो थीटा आपका हो गया that is tan inverse 1/4। इज इट क्लियर? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक ही फॉर्मूला याद करनी है कि जब किसी एंगल थीटा पर हमारा व्हीकल है या फिर जो भी चीज है वो सर्कुलर मोशन कर रही है एंड वहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन की हमने कहीं पे भी बात नहीं करी है, उस टाइम पे जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड के हिसाब से एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के लिए दैट फॉर्मूला इज वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, या फिर आपने डेरिवेशन करके याद करा होगा, फॉर्मूला है आपका आर जी टेन थीटा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसका डेरिवेशन भी हमने यहाँ पे कर दिया एंड ये सेम डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो ये दोनों ही चीज एज ए फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रोड ऑन अ प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हो रही है, अभी तक जितनी भी क्वेश्चन करे थे उसमें कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात नहीं थी, अब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज नो बैंकिंग, मतलब कहीं पे भी रोड जो है वो किसी भी एंगल पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोड है, तो हमें ये निकालना है कि मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना हो सकता है। अब फिर से हॉरिजॉन्टल रोड मैंने मान लिया, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल रोड और यहां पर अपनी कार जो है वो जा रही है, इस तरीके से कार मूव हो रही है। अब ये अपनी स्पीड शायद हमें 5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दी है, द कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये इस तरीके से जा रही, तो ये जो भी सर्कुलर मोशन करेगी उसका सेंटर जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, सर्कुलर मोशन का सेंटर जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ध्यान से देखो, ये रोड है और कार इस तरीके से है, अब इस पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अंदर होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बाहर होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना है, बेसिकली ये कार जो है वो इस तरीके से कुछ है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से हमारी कुछ कार है, ये पूरा रोड है और ये कार जो है वो उसके ऊपर मूव कर रही है इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो रॉड हमारी जो भी है, ये रोड अपनी मतलब रोड पर टच करने की वजह से नॉर्मल फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आपकी तरफ, एंड ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ की वजह से फोर्स लगेगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो उसी को मैं दिखा रहा हूं। अब ये बाहर एंड अंदर को मैं नहीं दिखा रहा, मैं इसको ऐसे कुछ दिखाता हूं। दिस इज mg एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल बाहर, mg जो है वो अंदर की डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा जिसकी वजह से उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए? तो आपको ये सोचना है कि अगर यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो ये स्लिप कर जाती आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से ये मूव कर पा रही है। तो यहां पर जो भी फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन की वजह से ये मूव कर पा रहा है। अब फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लिप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस एज इट इज। नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो ये n इक्वल टू mg हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की मोशन नहीं है। तो नॉर्मल हमारा हो गया mg। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट फोर्स इज बेसिकली अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू म्यू एस इंटू mg। m ने m को मार दिया, वेलोसिटी इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25, रेडियस इज 10 मीटर, म्यू एस एज इट इज, जी की वैल्यू 10, 10 एंड 10 हो गए 100। सो म्यू एस इज 25 अपॉन 100 दैट इज 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज या फिर 0.25। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.25। फिर से मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं शायद आपने जब भी थ्योरी पढ़ी होगी वो थ्योरी में डिस्कस करी होगी। इनकेस थ्योरी में आपसे मिस हो गई हो या फिर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। एंड अभी भी कहीं पे भी डाउट है तो आप डाउट या तो कमेंट करके बता दो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो ग्रुप में आप जुड़कर मुझे बता दो। मैं सारे ही प्रॉब्लम जो है वो आपके सॉल्व करने की पक्का कोशिश करूँ। चल आगे बढ़ते हैं। Next question, question number 8. A circular rod of a radius 50 meter. The radius of rod is 50 meter. Has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? अब देखो यहाँ पे फिर से, अब ये क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रिक्शन हमें यूज नहीं करना है, तो ये विदाउट फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने विदाउट फ्रिक्शन ही की बात करी थी, फिर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ऐड हो गया। अब फिर से विदाउट फ्रिक्शन हमसे पूछा गया है कि अ रोड ऑफ रेडियस हैज द बैंकिंग इक्वल टू एंगल थीटा। मतलब ये थीटा एंगल पे हमारा रोड है पूरा इस तरीके से, और एंगल हमें दिया है दैट इज 30 डिग्री। एंड रेडियस जो ये रोड है पूरा, उसकी रेडियस यहां से इस तरीके से कुछ होगा, यहां से गए इस तरीके से पूरा रोड होगा। तो ये रोड जो है उसकी रेडियस हमें दी है दैट इज 50 मीटर, और हमें दिया है कि एट व्हाट स्पीड व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। अब फिर से वही, मैं पूरी चीजें नहीं कर रहा, हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब भी विदाउट फ्रिक्शन का केस है एंड बैंकिंग ऑफ रोड है। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस स्पीड इज अवर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम में इतनी स्पीड से मूव कर सकता हूं, तो मैं वही निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। रेडियस हमें दी है, रेडियस इज 50, जी की वैल्यू 10, 10 थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होता है बच्चों? दैट इज 500। 10 30 इज बेसिकली 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो गया 500। अंडर रूट में 500 डिवाइड बाई रूट 3, ये कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हो, तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन बोर्स मॉडल, आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल पढ़ लिया होगा, एंड या फिर 12th के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स में भी हम कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें भी हम बोर मॉडल का डिस्कशन कर रहे हैं। इनकेस अगर नहीं भी पता तो इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है व्हाट इज बोर्स मॉडल। यहाँ पे दिया है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल
विथ सेंटर एट प्रोटोन। बोहर मॉडल में क्या बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द प्रोटोन। तो दिस इज प्रोटोन। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटोन के अराउंड मूव कर रहा है। द प्रोटोन itself is assumed to be fixed in an inertial frame। ये प्रोटोन जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड है। The centripetal force is provided by the Coulombian attraction force between electron and proton। मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटोन है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन जो है दे आर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में कोलम्बियन या फिर इलेक्ट्रिकल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे खींचेगा। तो इनके बीच में जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें दिया है द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। तो रेडियस हमें दी है, रेडियस इज 5.3 into 10 power minus 11 and the speed of electron in a ground state, we have to find the speed of electron। okay, हमें दिया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है। अब सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में कोलम्बियन फोर्स है, कूलम्ब फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये क्या होता है, देखो कोलम्बियन फोर्स इज बेसिकली के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हो सकता है आप में से कईयों को ये फॉर्मूला पता होगा, अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स या फिर कोलम्बियन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन एज के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। के इज कांस्टेंट, के की वैल्यू होती है 9 into 10 power 9। Q1 एंड Q2 जो है वो हमारे चार्जेस है। हमारे केस में Q1 एंड Q2 इज बेसिकली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम मानते हैं दैट इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो भी है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। तो हमारे लिए Q1 एंड Q2 इज बेसिकली यही है। तो मैं Q1 लिखूं या फिर Q2 लिखूं वो सेम है। and R is the distance between proton and neutron, proton and electron, that is the radius, which is 5.3 into 10 power minus 11। so basically proton and electron के बीच में जो भी centripetal force है, that centripetal force is provided by the Coulombian force between electron and proton। तो हमारे पास ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली कोलम्बियन फोर्स दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R ने R को मार दिया, वेलोसिटी का स्क्वायर इज के Q1 Q2 अपॉन मास। की वैल्यू आपको याद करनी है दैट इज 9 into 10 power 9। Q1 and Q2 is charge of electron and proton that is 1.6 into 10 power minus 19 का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 31। तो ये हो गई वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां से आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है एंड लास्ट में स्क्वायर रूट लोगे तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिल जाएगी। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी होगी वो स्पीड निकालनी है, तो वो स्पीड हमें मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। A stone is fastened to the one end of a string and it is wheeled in a vertical circle of radius r। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पे एक स्टोन है, द स्टोन इज फास्टेंड मतलब स्टोन को हमने ये स्ट्रिंग से बांध दिया है and the stone is moving in a vertical circle of radius r। ये जो स्टोन है वो स्टोन ये स्ट्रिंग की रेडियस है r और ये r रेडियस के वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है।
वी हैव टू फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल की हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। सर्कल के कुछ पॉइंट्स मानता हूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। अब ये जो हमारा सर्कल है उसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट इज बेसिकली अवर पॉइंट सी। ये जो सी पॉइंट है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे हमें निकालना है व्हाट इज द मिनिमम स्पीड। अब देखो यहां पे ये स्ट्रिंग है आपकी, ये स्ट्रिंग और यहाँ पे स्टोन है, तो ये टाइट कंडीशन में है। अब जैसे ही ये मूव करने की शुरुआत, मैंने यहां से इसे वेलोसिटी दी तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से मूव कर रही है। इस टाइम पे ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट कंडीशन में होगी एंड फिर यहाँ पे सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो यहां से हमने वेलोसिटी जो भी अप्लाई करी वो वेलोसिटी से ये मूव करने लगा एंड ये वापस आ गया। पूरी जर्नी में स्ट्रिंग जो है वो टाइट कंडीशन में। अब मुझे तो निकालनी है मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट विच इज पॉइंट सी। अब मैंने यहां से कुछ मिनिमम वेलोसिटी से इसे अप्लाई करने की शुरुआत की। अब अगर मैं कुछ कम वेलोसिटी से इसे मूव कर रहा हूं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, कुछ कम वेलोसिटी से कर रहा हूं, तो हो सकता है कि यहां पे गया एंड यहां से वापस आ गया, यहां से आगे गया एंड यहां से वापस आ गया। यहां से मैंने इसे वेलोसिटी अप्लाई करी पर यहां तक ही जा पाया, फिर वापस आ गया। उससे और ज्यादा वेलोसिटी अप्लाई करी तो ये ऊपर तक गया, फिर वहां से नीचे आ गया। और अगर मैं वेलोसिटी अप्लाई करूं तो हो सकता है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर नीचे आ जाए। अब मुझे मिनिमम वेलोसिटी के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये स्ट्रिंग जो है वो यहां तक तो जाएगी। इस पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट जो ये स्ट्रिंग होगी वो लूज हो जाएगी, स्लैक बोलता है। हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग जो है वो फॉर अ सेकेंड या फिर फॉर अ इंस्टेंट वो स्लैक हो जाती है। अगर ये स्लैक हो गई तो इसमें टेंशन जीरो होगा। टेंशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। टेंशन जीरो होगा पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी से ये फिर से नीचे आ जाए। तो उस टाइम पर जब स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया है, उस टाइम पर इस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होगी। अब उसके लिए देखो, ये सी पॉइंट पर मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसमें टेंशन जीरो होगा पर उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड उसका मास की वजह से ग्रेविटी का फोर्स दैट इज mg वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये T प्लस mg दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये टुवर्ड्स सेंटर है, सो दिस विल बी अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए टेंशन जो है वो जीरो होना चाहिए। टेंशन अगर जीरो है तो ये हो गया mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसल, तो v स्क्वायर आपका हो गया r इंटू जी, तो v हो गया आपका अंडर रूट आर जी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट फॉर मिनिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी जो होगी वो होगी कहीं ना कहीं अंडर रूट आर जी के जी। आपने अगर थियोरी में सारी चीजें पढ़ी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि अगर मुझे सी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी अंडर रूट 5gr, इसको अंडर रूट 5gr से मूव कर रहा है तो बी पॉइंट पे होती है अंडर रूट 3gr एंड सी पॉइंट पे होती है वेलोसिटी अंडर रूट gr। दीज वेलोसिटीज आर बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी। जो भी एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ी होगी या फिर आप अगर देखोगे तो ये पूरा डेरिवेटिव एज अ इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी में दिया है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप एक बार ये चीजें जो है वो अच्छे से डेरिवेशन देख लो। मैंने तो डायरेक्ट सी पॉइंट का डेरिवेशन करा है, आपको ए एंड बी का भी डेरिवेशन करना है तो आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप डेरिवेशन को जरूर करना। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट करा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस क्लियर, आगे के क्वेश्चंस जो है वो पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप सब अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करो। ऑल द बेस्ट।